वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म भाव की थ्योरी भारत की है। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबके हित की बात सोचता है। जब भी किसी पड़ोसी देश में अचानक आपदा आती है, इंडियन फोर्सेस मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र में उस दर्जे से देखा जाता है जिसकी वो हैसियत रखता है? और आखिर यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर भारत के लिए क्या है खास, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी के लिस्ट में भाजपा सबसे आगे निकलती जा रही है। अब ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि फ्री राशन पॉलिसी के बाद अब दिल्ली के लोगों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। अटल कैंटीन से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और हर घर जल से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कैसे भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग कर जनता को फायदा पहुंचाया है, और अब उसी में जुड़ गई है रेखा सरकार की अटल कैंटीन। तो क्या है खासियत, इसे भी जानेंगे। और इसके अलावा पूरब, पश्चिम और उत्तर के बाद अब दक्षिण को भाजपा साधने की रणनीति पर काम कर रही है। साउथ की चर्चित पॉलिटिकल टेक्निक यानी फिल्मी सितारों का जमावड़ा, रैली में स्टार प्रचारक बनाने का फॉर्मूला अब बीएमसी चुनाव में भी अपनाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये दांव मुंबई में काम कर पाएगा, और फिल्म स्टार गोविंदा को किस पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के एक ऐसे संगठन की जो इस साल अपनी स्थापना की 80th एनिवर्सरी मना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साल जश्न का है या आत्ममंथन का, क्योंकि धीरे धीरे यूएन की चमक फीकी पड़ी है, भरोसा अब उतना नहीं रहा। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र का मकसद था दुनिया में शांति बनाए रखना, आपसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और मानवता को एक साझा मंच देना। लेकिन 80 साल बाद जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हालात बेहद कठिन, बेहद जटिल और चिंताजनक नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है यूएन किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। यूक्रेन युद्ध हो, गाजा में भारी संघर्ष हो, सूडान, म्यांमार की हिंसा हो, ये सब दुनिया के हिस्से में आए आज भी युद्ध और अस्थिरता की आग में झुलस रहे हैं। अभी अभी हमने देखा बांग्लादेश में दीपू दास की बर्बरता से किस तरह से मौत दी गई। इन संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र और खासतौर पर उसकी सबसे शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, उसकी सीमाओं और कमजोरियों को उजागर कर दिया है। वीटो पावर के कारण फैसले अटक जाते हैं और विश्व स्तर पर बड़े संकटों पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी बीच मानवीय संकट भी गहराया है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, शरणार्थी संकट, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर ये सब सवाल खड़े करते हैं। क्या 1945 की व्यवस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच भारत ने एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भी दिया है। भारत ने संशोधित बहुपक्षवाद की मांग रखते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अब तत्काल और ठोस सुधारों की जरूरत है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरे होना सिर्फ एक सालगिरह नहीं है, बल्कि सुधार और नेतृत्व का बेहतरीन मौका है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र आज खुद संकट में है। उन्होंने कहा कि शांति खतरे में है, विकास संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और आतंकवाद मानवाधिकारों को कुचल रहा है। ऐसे में यूएन हर स्तर पर ग्रिड लॉक का शिकार हो चुका है। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या अब बढ़ाई जानी चाहिए। ये समय आ चुका है जिससे वैश्विक वास्तविकताओं को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत ने अपना सख्त रुख अपनाया। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की और पहली बार अपनी रिपोर्ट में द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, उसका जिक्र किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से स्वयं जूझना पड़ रहा है।
साल 2024 के आखिरी तक $760 मिलियन बकाया थे और 2025 के लिए $877 मिलियन अब तक नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर करीब $1.6 बिलियन की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका, जो सबसे बड़ा दाता है, उसने अपने योगदान में भारी कटौती कर दी है। हालात ये हो गए हैं कि यूएन मुख्यालय को खर्च बचाने के लिए पेपर टॉवल तक बंद करने पड़े हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना भी हुई है। ट्रंप ने यूएन को लोगों का क्लब कहा और उसकी उपयोगिता पर सवाल भी उठाए, जिससे वैश्विक राजनीति में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में इतने खतरे बढ़े हैं, इंडिया जैसी सुपर पावर के पास वीटो पावर नहीं है। खैर, वो बात अलग है कि इतिहास में भारत को वीटो पावर मिल रही है या नहीं, लेकिन उसे दान जरूर कर दिया गया है। ऐसे में जब अमेरिका का विश्वास यूएन से उठ रहा है, तो क्या यूएन पूरी तरह से फेल हो गया है? आपको क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहां लाखों लोगों के लिए आज बेहद खास दिन रहा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर रेखा सरकार ने दिल्ली की जनता को अटल कैंटीन का तोहफा दिया है। राजधानी में आज से अटल कैंटीन की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ 5 रुपए में आपको मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन। दिल्ली में 100 में से 45 अटल कैंटीन आज शुरू हुई हैं, जबकि बाकी की 55 कैंटीन आने वाले दिनों में ओपन की जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना का वादा किया था, उसे आज पूरा कर दिया। दिल्ली के दिहाड़ी मजदूर, झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार और कम आय वर्ग को सस्ता और ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना अटल कैंटीन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे लोग जिन्हें रोजाना भोजन का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ये योजना किसी राहत से कम नहीं। अब बात करते हैं अटल कैंटीन में मिलेगा क्या। तो आपको बता दें, हर कैंटीन में दिन में 2 बार भोजन दिया जाएगा। थाली में शामिल होगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो हमारा भारतीय भोजन है। अधिकारियों के मुताबिक एक अटल कैंटीन रोजाना करीब 1000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। सरकार इस पूरे कार्यक्रम पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे कीमत सिर्फ 5 रुपए रखी जा सके। मार्च 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट में 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की थी। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया। अब गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में करीब 700 झुग्गी क्लस्टर हैं, जहां इस योजना से बड़ी आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर लोकेशन की बात करें तो फिलहाल जो 45 कैंटीन आज शुरू हुई हैं, वो आरके पुरम में, जंगपुरा में, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरेला और बवाना समेत और भी कई इलाके हैं। अब व्यवस्था ना बिगड़े, पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए डिजिटल टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। ये पहली ऐसी योजना नहीं है जो मोदी सरकार ने या फिर भाजपा ने चलाई है। इससे पहले भी ऐसी कई योजनाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि देश का, भारत का हर व्यक्ति सशक्त हो, 2 वक्त की रोटी का मोहताज ना हो और अपनी बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर सके। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो अकेली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ही देश की गरीब महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव दिया है। इस योजना के चलते अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, जिससे उन्हें लकड़ी और कोयले के जहरीले धुएं से राहत मिली है और अब 238 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर भी नसीब हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे या विपक्ष कहेगा कि ये तो सरकार का काम है, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि कब किस बात का उसे क्रेडिट लेना है। तो 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था नए साल में रेखा सरकार का तोहफा है। और इधर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कहीं गठजोड़ हो रहा है तो कहीं गठबंधन टूट रहा है। इसी बीच महायुति की जीत से उत्साहित शिवसेना शिंदे ने अपनी तैयारियों का बड़ा संकेत देते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आते ही सियासी हलचल जरूर तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस सूची में राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा, पूर्व सांसद संजय निरुपम
और सबसे खास बात, बॉलीवुड स्टार गोविंदा का नाम भी शामिल है। बीएमसी चुनाव अगले महीने 15 जनवरी को होने हैं। समय बहुत कम बचा है और ऐसे में शिवसेना ने साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ वो उतरने जा रही है। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी चल रही है, लेकिन प्रचार की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही। ये चुनाव शिवसेना और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बड़ा नगर निगम चुनाव होगा जिसमें शिंदे गुट की राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा होने जा रही है। स्टार प्रचारकों की सूची में खुद एकनाथ शिंदे के अलावा उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे को भी शामिल किया गया है और इसके साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। इनमें है रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर, आनंद राव अडसुल, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, नीलम गोरे और मीना कुंबले जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना कैबिनेट के मंत्री गुलाब राव पाटिल हैं, दादा भुसे, उदय सामंत और उप मुख्यमंत्री शंभूराज देसाई का नाम भी है। संजय शिरसाट, प्रकाश अबितकर, प्रताप सरनाइक, आशीष जायसवाल और राज्य मंत्री योगेश कदम भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। इन सभी नामों में सबसे गौर करने वाला नाम है एक्टर गोविंदा का, जो कभी कांग्रेस के चहेते हुआ करते थे, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया, वहां सरकार होते हुए भी गोविंदा अपनी फिल्में नहीं बचा पाए और इसीलिए उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। आज से कई साल पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया था और तब उन्होंने कहा था कि राजनीति उनके बस की बात नहीं, लेकिन अचानक पिछले साल यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए और इस बात पर चर्चा तब भी खूब हुई थी और अब भी हो रही है। ऐसे में क्या गोविंदा स्टार प्रचारक बनकर शिंदे गुट को फायदा पहुंचा पाएंगे या फिर गोविंदा खुद के प्रचार यानी अपनी पीआर के लिए प्रचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और बने रहिए खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।